जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में जो है साथियों झारखंड जेएसएससी एनएम एग्जाम के लिए साथियों टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके 19 मार्च के एग्जाम के लिए साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों आपके 18 मार्च का जो एग्जाम हुआ है साथियों उसमें जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में बिल्कुल साथियों उसी पैटर्न से क्वेश्चन आज आपको करा रहे हैं, जो कि साथियों आपके 19 मार्च को भी ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद करके जाते हैं तो आप लोग अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से जो करेक्ट कर पाएंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और इन सभी क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा आप लोग अपने एग्जाम में। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि उप केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की किस स्तर की इकाई मानी जाती है। चलिए बताइएगा आप। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए गए हैं, जो कि आपके 19 मार्च को एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इनको याद करके ही जाइएगा और बताइएगा कि उप केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की किस स्तर की इकाई मानी जाती है। तो याद रख लीजिएगा यह माने जाते हैं प्राथमिक स्तर की इकाई। ऑप्शन ए लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का तो सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि सामान्यतः एक उपकेंद्र मैदानी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या को कवर करता है। चलिए बताइएगा आप कि सामान्यतः एक उपकेंद्र मैदानी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या को कवर करता है। तो याद रख लीजिएगा ये 5000 जनसंख्या को कवर करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि उप केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय में एनएम की मुख्य भूमिका क्या होती है। चलिए बताइएगा आप कि उप केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय में एनएम की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे एनएम की मुख्य भूमिका जो है समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्टॉक रख रखाव में दवाइयों के सुरक्षित भंडार का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि स्टॉक रख रखाव में दवाइयों के सुरक्षित भंडार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रख लीजिएगा इसका मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ पे दवाइयों की गुणवत्ता और उपलब्धता बनाए रखना होगा। ऑप्शन डी को यहाँ पे आप सही जवाब कीजिएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उप केंद्र में दवाइयों के उपयोग और उपलब्धता को दर्ज करने के लिए कौन सा रजिस्टर जो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइएगा आप कि उप केंद्र में दवाइयों के उपयोग और उपलब्धता को दर्ज करने के लिए कौन सा रजिस्टर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किए जाते हैं स्टॉक रजिस्टर। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि दवाइयों के प्रबंधन में FEFO सिद्धांत का अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा आप कि दवाइयों के प्रबंधन में FEFO का यहाँ पे सिद्धांत अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ हो जाएंगे पहले समाप्त होने वाली दवा पहले उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे इनका मुख्य उद्देश्य जो है सेवाओं को प्रभावी और व्यवस्थित बनाना है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सी करेंगे, केवल शोध कार्य। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का उदाहरण है।
चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। चलिए बताइएगा कि स्वास्थ्य कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो याद रख लीजिएगा इसके सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है सामुदायिक भागीदारी होगा। ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उप केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है। तो उप केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखेंगे यह किए जाते हैं मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित मार्गदर्शन और निरीक्षण को यहाँ पे क्या कहा जाता है। तो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित मार्गदर्शन और निरीक्षण को क्या कहा जाता है। तो इसको यहाँ पे कहा जाता है पर्यवेक्षण। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, पर्यवेक्षण कहते हैं। आगे क्वेश्चन है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए ज्ञान का अघनतन क्यों आवश्यक है। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए ज्ञान का जो अघनतन है ये क्यों आवश्यक हो जाएंगे। तो ये नए स्वास्थ्य तकनीकों और कार्यक्रम की जानकारी के लिए होगा। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि उप केंद्र में दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा आप कि उप केंद्र में दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है लॉजिस्टिक प्रबंधन। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन में डेटा संग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन में डेटा संग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है कार्यक्रम की प्रगति और प्रभाव का मूल्यांकन। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर समन्वय के लिए नियमित रूप से कौन सी बैठक आयोजित जो यहाँ पे की जाती है। चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा यहाँ पे कि स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर समन्वय के लिए नियमित रूप से कौन सी बैठक जो यहाँ पे आयोजित की जाती है। तो यहाँ पे की जाती है आपके समन्वय बैठक। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि उप केंद्र स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आशा कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका क्या है। चलिए बताइएगा आप कि उप केंद्र स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आशा कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका क्या है। तो याद रखेंगे इसकी मुख्य भूमिका क्या होगा। तो समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच कड़ी बनना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। तो स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे आपके प्रशिक्षित मानव संसाधन होगा। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य सेवाओं के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो यहाँ पे क्या है। तो स्वास्थ्य सेवाओं के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य जो है सेवाओं की प्रभावशीलता और गुणवत्ता का आंकलन करना होगा। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए निरंतर प्रशिक्षण और नई जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए निरंतर प्रशिक्षण और नई जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है आपकी सतत शिक्षा। ऑप्शन डी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि भ्रूण की धड़कन
सामान्यतः गर्भावस्था के किस सप्ताह में स्टेथोस्कोप द्वारा स्पष्ट सुनी जा सकती है? तो ये सुनी जा सकती है आपके 18 से 20 सप्ताह में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि महिला श्रेणी का कौन सा प्रकार प्रसव के लिए सबसे अनुकूलन माना जाता है? तो महिला श्रेणी का कौन सा प्रकार प्रसव के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है? तो ये हो जाएंगे यहाँ पे कौन? तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है भ्रूण की खोपड़ी में सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है? चलिए बताइएगा आप कि भ्रूण की खोपड़ी में सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है? तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी लगाए तो सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? चलिए बताइएगा आप कि प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेसेंटा का मुख्य कार्य जो है भ्रूण और माता के बीच पोषण गैस और अपशिष्ट का आदान प्रदान। ऑप्शन डी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की ऊंचाई सामान्यतः 20 सप्ताह में कहां तक पहुंचती है? तो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की ऊंचाई सामान्यतः 20 सप्ताह में कहां तक पहुंचती है? तो याद रख लेंगे ये नाभि के स्तर तक पहुंचते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है प्रसव की प्रथम अवस्था का अंत कब माना जाता है? तो प्रसव की प्रथम अवस्था का अंत जो है कब माना जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो जब गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह 10 सेमी फैल जाए तब माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन कितना माना जाता है? चलिए बताइएगा आप कि नवजात शिशु का सामान्य यहाँ पे जन्म वजन कितना माना जाता है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इसका माना जाता है यहाँ पे 2 से लेकर 5 या 3 से लेकर 5 किलोग्राम के बीच। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि प्रसव के तीसरे चरण में मुख्य घटना क्या होती है? तो प्रसव के तीसरे चरण में मुख्य घटना क्या होती है? तो याद रख लेंगे प्लेसेंटा का निष्कासन होते हैं। ऑप्शन डी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में अपगार स्कोर किस समय लिया जाता है? चलिए बताइएगा आप कि नवजात शिशु में अपगार स्कोर किस समय लिया जाता है? तो याद रख लीजिएगा ये लिए जाते हैं जन्म के 1 मिनट पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च जोखिम गर्भावस्था का एक प्रमुख कारण कौन सा है? चलिए बताइएगा आप कि उच्च जोखिम गर्भावस्था का एक प्रमुख कारण कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा 35 वर्ष से अधिक आयु। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि प्रश्नों उत्तर काल सामान्यतः जो है कितने समय तक माना जाता है? चलिए बताइएगा आप कि प्रश्नों उत्तर काल सामान्यतः कितने समय तक माना जाता है? तो ये माने जाते हैं आपके 6 सप्ताह तक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, 6 सप्ताह तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गर्भपाल की परिभाषा के अनुसार गर्भ का समापन सामान्यतः कितने सप्ताह से पहले होता है? तो गर्भपात की परिभाषा के अनुसार गर्भ का समापन सामान्यतः कितने सप्ताह से पहले होता है? तो ये होते हैं आपके 20 सप्ताह पहले। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि HIV मुख्यतः किस माध्यम से फैलता है? तो HIV मुख्यतः किस माध्यम से फैलता है? तो HIV जो है ये संक्रमित रक्त के द्वारा जो फैलता है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताइएगा आप। तो परिवार नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है जन्मों के बीच उचित अंतर रखना होगा। ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।